अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रामा रामानी। आज मुरख़ा 18 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव भी उन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से दूरी बनाई है। उन्होंने ज़िम्न में क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। महाराष्ट्र अरकान असेंबली की नाअहलियत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन समाअत होगी। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ मजीद 2 जजों की बेंच से मुतालबा किया था कि इस अर्जी पर 19 जनवरी की जगह 22 जनवरी को समाअत हो। साल 2024 में राज्यसभा के 68 अरकान पार्लियामान की मुद्दत-ए-कार खत्म होगी। अक्सरियत का बीजेपी से ताल्लुक है। उन अरकान पार्लियामान में से सबसे ज्यादा यानी 60 का ताल्लुक बीजेपी से है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को बार बार तलब किए जाने पर कारकुनान ने गम-ओ-गुस्से का इजहार किया है और जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। वहीं पार्टी की कॉल पर साहबगंज जिला में बंद का एहतमाम भी किया गया। तफसीलात में देखिए, जानिए और समझिए पूरा मामला। प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ अदालत में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की गई है जिसमें हिंदू कैलेंडर का ख्याल न रखने का इल्जाम आयद किया गया। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन हिंदू तबके के कुछ लोग तकरीब के लिए मुकर्रर की गई तारीख पर एतराज कर रहे हैं। चीनी मईशत बहाली के कठिन रास्ते पर गामजन है। सन 2023 की चौथी तिमाही में चीनी मईशत में कदरे बेहतरी आई है, ताहम ये 30 सालों में मुल्की मईशत में तरक्की की सबसे सुस्त रफ्तार रही। तफसीलात में जानिए चीनी मईशत की ताज़ा सूरत हाल। दुनिया भर में तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में कमी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इदारे WHO का कहना है कि दुनिया में अब 5 में से सिर्फ 1 शख्स सिगरेट पी रहा है। ताहम कुछ मुल्कों में तंबाकू के इस्तेमाल में अब भी इजाफा हो रहा है। गजा का मसला हल हो जाने पर ही इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। सऊदी अरब का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई अमन एक ऐसी चीज़ है जिस पर वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका की क़यादत में इसराइल और फ़लस्तीन के मुज़ाकरात 1 दहाई से भी ज़्यादा अरसे से ठप पड़े हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्ज़े कोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया। तफसीलात में देखिए हमले का पस मंज़र और ताज़ा हालात। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ 18 साला प्रज्ञानंदा इंडिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रज्ञानंदा और डेंगलेरेन के दरमियान टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में 16 जनवरी को मैच खेला गया था, जिसमें प्रज्ञानंदा ने लरेन को शिकस्त दी और इंडिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करेंगे। पटना में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरों की भी तरदीद की और कहा कि ये गलत है, कोई नाराज़गी नहीं है। इंडिया इत्तेहाद में अभी तक सीटों की तकसीम नहीं हुई। इस पर लालू यादव ने कहा कि इतना जल्दी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज़ हैं क्योंकि लालू यादव ने उन्हें टीका नहीं लगाया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि छोड़ो इस सवाल पर कि क्या वो तक़द्दुस के लिए राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम का एक अजीमुशान मंदिर तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को मंदिर में होगी। मंदिर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। अपोजिशन इस हवाले से जारहाना है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तकरीब में शिरकत नहीं करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 22 जनवरी की तकरीब को सियासी तकरीब से ताबीर किया है।
शिवसेना अराकीन असेंबली की नाअहलियत मामले पर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के फैसले ने उद्धव और शिंदे दोनों ग्रुपों को नाराज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने तो स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और खबरें सामने आ रही हैं कि इस अर्जी पर समाअत उसी दिन होगी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब होनी है। दरअसल उद्धव ग्रुप की अर्जी पर समाअत 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब समाअत के लिए नई तारीख 22 जनवरी को मुकर्रर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ग्रुप की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से मुतालबा किया था कि इस अर्जी पर जुमा यानी 19 जनवरी की जगह पीर यानी 22 जनवरी को समाअत की जाए। एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस गुजारिश को बेंच ने मंजूरी दे दी और समाअत के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जून 2022 में शिवसेना पार्टी में हुई टूट फूट मामले पर गुज़िश्ता दिनों फैसला सुनाया था और कहा था कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ग्रुप ही हकीकी शिवसेना है। असेंबली स्पीकर ने शिंदे समेत बरसर इख्तिदार खेमा के 16 अराकीन असेंबली को नाअहल ठहराने के उद्धव ग्रुप की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस हुक्म को चैलेंज पेश करते हुए शिवसेना के उद्धव ग्रुप ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात की हवाएं तेजी से चलने लगी हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक जानिब जहां पार्लिमानी इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, तो वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि राज्यसभा से 68 अराकीन पार्लिमान की मुद्दत-ए-कार इस साल खत्म हो रही है। इन अराकीन पार्लिमान में सबसे ज्यादा यानी 60 का ताल्लुक बीजेपी से है। अंग्रेजी रोजनामा द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक 2024 में राज्यसभा के जिन अरकान की मुद्दत-ए-कार खत्म हो रही है उनमें 9 मरकजी वजीर भी शामिल हैं। अपनी मुद्दत-ए-कार मुकम्मल करते हुए रिटायर होने वाले उन अरकान में सबसे ज़्यादा बीजेपी और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। राज्यसभा से रिटायर होने वाले कुल 68 अराकीन पार्लिमान में से तकरीबन 60 बीजेपी के हैं, जिनमें से 57 की मुद्दत अप्रैल में ख़त्म हो रही है, जिनमें मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु, वजीर तालीम भूपेंद्र यादव और वजीर सेहत मनसुख मांडविया शामिल हैं। जबकि साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुद्दत-ए-कार भी अप्रैल में ख़त्म हो रही है। 2024 में राज्यसभा के जो अरकान पार्लिमान रिटायर होने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ के 10 अराकीन पार्लिमान रिटायर होने जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आता है, जहाँ के 6 अराकीन पार्लिमान रिटायर हो रहे हैं, जबकि मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश से 5, कर्नाटक और गुजरात से 4, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला से 3, झारखंड और राजस्थान से 2, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा से 1 राज्यसभा अराकीन पार्लिमान रिटायर हो रहे हैं। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की जानिब से झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को बार बार तलब किए जाने के खिलाफ उनकी जमात झारखंड मुक्ति मोर्चा में सख्त गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है। JMM कारकुनान ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और शदीद एहतजाज किया। पार्टी की कॉल पर बुध यानी 17 जनवरी को साहबगंज जिला में बंद का एहतमाम किया गया। वजीर आला हेमंत सोरेन उसी जिला के हल्का इंतखाब बारहेट से रुकन असेंबली हैं। पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने बुध की सुबह से जिला के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। दरी असना जिला के अहम बाजारों को भी बंद करा दिया गया। बारहेट असेंबली हल्का के पितना चौक और इमली चौक, बारहेट बाजार, साहबगंज, गोविंदपुर मेन रोड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारकुनों ने सुबह से ही बांस की रुकावटें खड़ी कर दी, जिसके सबब जो गाड़ी जहां थी वो वहीं ठहर गई। ताहम स्कूल बसों और एम्बुलेंसों को आगे जाने का रास्ता दिया गया। दरी असना पार्टी कारकुनान ने ढोल ताशों के साथ मुजाहरा किया और मुजाहरा कर रहे कारकुनों ने मरकजी हुकूमत और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी का कहना है कि ईडी हेमंत सोरेन को बार बार पूछताछ के लिए समन भेजकर परेशान और बेइज्जत कर रही है और ये तमाम कार्रवाई मरकजी हुकूमत के इशारे पर हो रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन हिंदुओं का एक बड़ा तबका इससे नाराज दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तो दावतनामे भी अहम शख्सियात को भेजे जा चुके हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ साथ शंकराचार्यों ने भी इस तकरीब पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मामला अदालत पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी यानी PIL दाखिल की गई है। इसमें 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। कहा जा रहा है कि अर्जी भोलादास नामी एक शख्स ने दाखिल की है जो उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद का रहने वाला है। अर्जी दहिंदा का कहना है कि उन दिनों पूष माह चल रहा है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पूष माह में कोई भी मजहबी तकरीब मुनक्किद नहीं की जाती। ऐसे में रामलला की
मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब भी नहीं होनी चाहिए। अर्जी दहिंदा ने अदालत से प्राण प्रतिष्ठा तकरीब रोकने का फरमान जारी करने की गुजारिश करते हुए कहा कि सिर्फ पूछ माह ही इस गुजारिश की वजह नहीं है, बल्कि राम मंदिर की तामीर का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अर्जी दहिंदा का कहना है कि राम मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में वहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अगर 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यह सनातन रिवायात की खिलाफ वर्जी होगी। चीन में बुध के रोज जारी होने वाले सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्की आबादी में मुसलसल दूसरे साल कमी वाक़ हुई है। इसके साथ साल 2023 की चौथी तिमाही में चीन की मईशत में कदरे इजाफा हुआ। ताहम ये 30 सालों में चीनी मईशत में सबसे सुस्त रफ्तार तरक्की थी। शरह पैदाइश में कमी और कोरोना वायरस के वबाई मर्ज की वजह से अमवात की लहर ने चीनी आबादी में मंदी को तेज कर दिया है। इस सूरत हाल के मुल्की मईशत की तरक्की की सलाहियत पर तवील मुद्दती असरात मुरतब होने का इम्कान है। बीजिंग के कौमी शुमारियात ब्यूरो ने कहा कि 2023 के आखिर में कौमी आबादी यानी 1409.67 मिलियन रही, जो 2022 के इसी अरसे के मुकाबले में 2.08 मिलियन कम है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2023 में 9.02 मिलियन बच्चे पैदा हुए। गुज़श्ता साल के मुकाबले अक्टूबर से दिसंबर के अरसे में मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में 5.2% का इजाफा हुआ। 2023 की यह तरक्की मुल्की मईशत में एक छोटी सी बेहतरी है, क्योंकि 2022 में चीन की GDP सिर्फ 3% थी। चीन में सेहत आम्मा के हवाले से आयद सख्त पाबंदियों और कोविड-19 की वबा की वजह से मुल्कगीर लॉकडाउन ने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर किया। ताहम कोविड-19 की वबा के सालों को निकालकर यह आदादोशुमार 1990 के बाद चीनी मईशत में सबसे कमजोर तरक्की की नुमाइंदगी करते हैं। दरियासना चीनी हुकाम मार्च में रवा बरस के लिए अपना तरक्याती हदफ जारी करने वाले हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी और सारिफिन के कमजोर एतमाद के पेश नज़र 2024 चीन के लिए इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से एक सख्त साल ही रहेगा। आलमी सेहत तंजीम यानी WHO का कहना है कि तंबाकू बनाने वाली बड़ी कंपनियों की जानिब से लोगों को तंबाकू नोशी की जानिब माइल करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं और दुनिया भर में नई नस्ल में तंबाकू के इस्तेमाल में ड्रामाई तौर पर कमी आ रही है। सन 2000 में हर 3 में से 1 के मुकाबले में अब 5 में से 1 शख्स तंबाकू नोशी करता है या तंबाकू के दीगर इस्तेमाल में मुब्तला है। WHO ने ताहम खबरदार किया है कि लोगों की सेहत के नुकसान पहुँचाने वाले मादे की लत छुड़ाने के लिए अभी मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपनी आलमी रिपोर्ट में WHO ने कहा कि सन 2000 में दुनिया भर में 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के तकरीबन 1.36 अरब अफराद सिगरेट नोशी करते थे, जबकि सन 2022 में यह तादाद घटकर 1.25 अरब रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी में मुतवक्के इजाफे के बावजूद तंबाकू का इस्तेमाल सन 2030 तक मजीद कम होकर 1.2 अरब अफराद तक रह जाएगा। WHO ने कहा कि तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद जुनूब मशरक़ी एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा है, जहां तकरीबन 1/4 आबादी अब भी तंबाकू की लत में मुब्तला है। तहक़ीक़ात के मुताबिक मिस्र, उर्दून और इंडोनेशिया समेत चंद ममालिक में तंबाकू का इस्तेमाल अब भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह तशवीशनाक बात भी कही गई है कि दुनिया भर में औसतन 13 से 15 साल की उम्र के 10% अफराद तंबाकू के 1 से ज़्यादा अक़साम का इस्तेमाल करते हैं। ये कम अज़ कम 37 मिलियन नौउम्रों के बराबर है। उनमें वो 12 मिलियन शामिल हैं जो बग़ैर धुएँ वाली तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मोहतात अंदाज़ा है, क्योंकि 70 से ज़ायद मुल्कों ने तंबाकू नोशी के हवाले से कोई आदादोशुमार फराहम नहीं किए। WHO में हेल्थ प्रमोशन शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर रोडगर क्रिच का कहना था कि हालिया बरसों में तंबाकू नोशी पर काबू पाने में अच्छी पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी ज़्यादा खुश होने का वक्त नहीं है। उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि तंबाकू की सनअत बेशुमार जानों की कीमत पर मुनाफा हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम देख रहे हैं कि जिस लम्हे हुकूमत ये सोचती है कि उसने तंबाकू के खिलाफ जंग जीत ली है, तंबाकू की सनअत सेहत की पॉलिसियों में हेरा फेरी करने और अपनी मोहलिक मसनूआत फ़रोख्त करने का कोई और तरीक़ा और मौका तलाश कर लेती है। WHO ने मुतनब्बे किया कि तंबाकू से मुतल्लिक़ अमवात में कमी आने के बावजूद आने वाले बरसों में यह तादाद ज़्यादा रहने का खदशा है। तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की तादाद में कमी के बावजूद हमें कम अज़ कम 3 दहाइयों तक अमवात में कमी का इंतज़ार करना होगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मंगल के रोज़ कहा कि अगर ऐसा एक जामे मुआहदा तय पा जाए जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद रियासत का दर्जा शामिल हो तो ममलकत सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकती है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के एक पैनल से बात करते हुए कहा कि हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इलाक़ाई अमन में इसराइल का अमन भी
शामिल है। ताहम ये सिर्फ फ़लस्तीनियों के अमन के ज़रिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ज़रिए ही हासिल हो सकता है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या इस सूरत में एक वसी सियासी मुआहदे के हिस्से के तौर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा, तो उन्होंने कहा कि यकीनन कर लेगा। शहजादा फैसल ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ज़रिए इलाक़ाई अमन को यकीनी बनाना एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम अमरीकी इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं और गज़ा के तनाजुर में यह ज़्यादा अहम है। इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुका है और अगर तेल अवीव सऊदी अरब के साथ भी मामूल के सिफारती ताल्लुकात का मुआहदा हासिल कर ले तो इसके लिए एक बड़ी सिफारती जीत हो सकती है और इससे मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई सियासत के तब्दील होने का भी इम्कान है। गुज़िश्ता पर सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात की बहाली की बातचीत काफ़ी तेज़ी से जारी भी थी। ताहम बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने रियास के 2 ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में गज़ा की जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता मंसूबों को रोक दिया। दोनों ज़राए ने रॉयटर्स को यह भी बताया कि सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बारे में अमरीकी हिमायत याफ्ता बातचीत में अब कुछ ताख़ीर होगी। ममलकत सऊदी अरब इन मंसूबों को अपने लिए एक अहम कदम के तौर पर देख रही है क्योंकि इसके बदले में वो अमेरिका के साथ एक अहम दिफाई मुआहदा करने का भी इरादा रखती है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्ज़े कोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक जिस इलाके को निशाना बनाया गया है वो पंजगोर शहर से अंदाज़न 90 किलोमीटर दूर और ईरान के सरहद के करीब वाक़ है। खबर रसां इदारे ने कहा कि हासिल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इस ऑपरेशन का मरकज़ी हदफ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोह सब्ज़ का इलाका था जो पाकिस्तान में जैशुल अदल के अस्करियत पसंदों का सबसे बड़ा मरकज़ करार दिया जाता है। उधर ईरान और अमेरिका में कल आदम करार दी गई तंजीम जैशुल अदल ने गुज़िश्ता शब इस पर ईरानी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इसमें 2 बच्चों की हलाकत हुई। पाकिस्तान की वजारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत करता है जिसके नतीजे में 2 बच्चे हलाक जबकि 3 लड़कियां ज़ख्मी हो गई हैं। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। हिंदुस्तान के 18 साला शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञान नंदा ने हैरत अंगेज कारनामा अंजाम देते हुए हिंदुस्तान के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब प्रज्ञान नंदा हिंदुस्तान के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। यह मकाम उन्हें आलमी चैंपियन डिंगलेरेन को शिकस्त देने के बाद हासिल हुआ। प्रज्ञान नंदा और आलमी चैंपियन चीनी शतरंज खिलाड़ी डिंगलेरेन के दरमियान यह मैच टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में 16 जनवरी को खेला गया था जिसमें प्रज्ञान नंदा ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए लरेन को शिकस्त देकर सभी को हैरान कर दिया। डिंगलेरेन के खिलाफ जीत आसान नहीं थी, हत्ता कि खुद प्रज्ञान नंदा को भी यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन प्रज्ञान नंदा ने अपनी चालों से चीनी खिलाड़ी के साथ साथ मैच देख रहे सभी लोगों को हैरान कर दिया। प्रज्ञान नंदा ने खेल में आए नशीब व फराज के ताल्लुक से बताया कि वो लरेन शुरुआत में अच्छा खेल रहे थे लेकिन फिर उनका खेल बिगड़ने लगा। उन्हें यकीन नहीं था कि नतीजा इस तरह का रहेगा। आखिर में जीत हासिल कर अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हौसला बढ़ाने वाली जीत है। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शानज़े मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, शाहिद दरभंगवी, ग़ुलाम रब्बानी, शहनाज खातून, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद शकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।